हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पांडे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग यहां पर यूपी टेट और सी टेट का मैथमेटिक्स एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अगर बेसिक से पढ़ने में पूरा इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखा करें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी बच भी रहा है ना, अगर किसी भी टॉपिक से कुछ बच रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे ना, तो जो भी कुछ रह जाएगा मैं वहां पे पूरा सब कुछ बता दूंगा आपको। आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, आप अपनी तैयारी को जोरदार से एकदम तैयार, मतलब जो भी सिलेबस वगैरह आपका है उसको जोरदार पूरा तैयार रखें और पूरा जोश के साथ और लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये सेकंड क्लास है हमारी, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी जो सीटेट और यूपीटेट जब से आया है, मैंने पिछली एक वीडियो कल डाली थी, तो वो उसमें हमने संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी। तो चलिए, ये हमारी दूसरी वीडियो है, क्लास 2 है। इसमें हम लोग महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, यानी कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा बेसिक से समझाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। अगर आपने पढ़ भी रखा है तब भी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर जो अलग हो, आपने ना पढ़े हो। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, दैट इज यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, जिनको हम हिंदी में मासापा और लासापा कहते हैं, महत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं एकदम बेसिक से आपको बताना वाला हूं एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पे एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट, हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, मैं पूरा आपको तोड़ के बताऊंगा, है ना। आप लोगों ने बेसिक पढ़ रखा हो, लेकिन इनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको बेसिक से याद रखनी होती हैं। असल में आपको हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे यहाँ से बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग ना पीछे की चीजें, यानी बेसिक चीजों को भुला देते हैं। तो हमें बेसिक्स अपना मजबूत रखना है, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर की भी कर रहे हैं तो वो बेसिक ही है, ठीक है, कोई आपका हाई लेवल का नहीं है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, या फिर इसको कहीं कहीं लीस्ट भी लिखा आपने देखा होगा, लीस्ट कॉमन क्या, मल्टीपल। और जैसा कि मुझे पिछली एक दो वीडियो में कमेंट आई थी, सर थोड़ा स्पीड को स्लो रखा करें, तो क्लास बेशक लंबी हो, मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, समापवर्तक। अच्छा, इसमें बोलते हैं वर्तक, ये ध्यान देना थोड़ा सा, महत्तम समापवर्तक बोला जाता है इसको, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। और इसको बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। दोनों चीजों में फर्क क्या है? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क यह है कि अगर हम समापवर्तक का संधि विक्षेप करें तो हम यहाँ पे देखेंगे समान अपवर्तक। समझना, अगर आपको ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना पड़े अपने समझने के लिए तो बिल्कुल ले लें। समापवर्तक, अपवर्तक। अभी देखो, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा सारे कंसेप्ट को। और अगर हम यहाँ पे समापवर्त्य का संधि विच्छेद करें तो हमें मित्रों यहाँ पे मिलेगा समान, देखना फर्क देखना आप लोग बस, ठीक है, समान अपवर्त्य, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे कहा जाता है इसको, कहा जाता है गुणनखंड। अपवर्तक को कहा जाता है गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, या इसको हम बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक। ये सारे स्क्रीनशॉट में आपके पास होने चाहिए, आपके नोट्स में ये चीजें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। मैं पूरा आपको पूरा जो ब्यौरा आपके लिए लेके आया हूं, एक एक चीज बेसिक से आपको समझाने वाला हूं कि समापवर्तक और समापवर्त्य क्यों लिखा जाता है और इनका मीनिंग क्या होता है। इनके मीनिंग के बाद ही हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अपवर्तक को आप बोलेंगे गुणनखंड, ठीक है, या फिर भाजक, या फिर गुणक, ठीक है। इन तीनों चीजों को कहा जाता है यही, ठीक है, यानी ये चारों चीजें एक ही हैं, अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक और गुणक। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर, ठीक है।
इस चीज को आप अपने दिमाग में अभी डाल लें। अब यहां आते हैं समान अपवर्त्य। अपवर्त्य का भाई मीनिंग जो होता है, अपवर्त्य का मेरे भाई, अपवर्त्य का मीनिंग होता है गुणज। गुणज, ठीक है, क्या मीनिंग होता है? गुणज। या एक तरीके से देखा जाए तो क्या, पहाड़ा, जिसको आप टेबल भी बोल सकते हैं। तो इनका मतलब हुआ मल्टीपल। मल्टीपल। अब भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो कि इनका मैंने क्या आपको मीनिंग समझा दिया कि भैया इसमें देखा जाता है फैक्टर और इसमें देखा जाता है मल्टीपल। यानी इसमें देखते हैं हम गुणनखंडों को, भाजकों को और गुणकों को। का बना है देखो, गुणक, और यहाँ होता है गुणज, ठीक है। इसमें देखते हैं गुणज या पहाड़ा। अच्छा, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो भाई एक एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझें इस बात को। अगर मैंने लिखा 2 × 5 तो आएगा क्या? 10। क्या आएगा? 10 आएगा। अब देखो इस गुणनफल में, असल में ये है क्या? गुणनफल। इस गुणनफल में समझना मेरी बात अच्छे से, इस गुणनफल में जो हमारे 2 और 5 हैं वो गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड। देखो आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। 2 और 5 हमारे गुणनखंड कहलाएंगे। किसके? गुणनखंड। 10 के गुणनखंड कहलाएंगे भाई। ये क्या कहलाएंगे? 10 के गुणनखंड। और जो हमारा 10 है भैया, ये 2 और 5 का गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। अब बताइए क्या दिक्कत इसमें आएगी आपको? देखिए, जब हम किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करते हैं, जब हम किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारी जो गुणनफल जो होता है वो दी गई संख्याओं का गुणज होता है। जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे हमने 2 और 5 का गुणा किया, तो इसका गुणनफल कितना निकला? 10। ये गुणनफल इन दोनों संख्याओं का गुणज होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा भैया? मल्टीपल होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ये जो संख्याएं आपस में गुणा हो रही होती हैं, जो संख्याएं आपस में गुणा हो रही होती हैं, वो उस गुणनफल वाली संख्याओं की गुणनखंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गुणनखंड। यानी ये 10 के गुणनखंड है और ये इन दोनों का गुणज है। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना यहां से क्लियर हो गया है तो इस चार्ट को आप नोट कर लें, आप अपने नोट्स में इस चार्ट को जरूर बना लें। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। आप जब भी इसको एक नजर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक नजर में ही आप समझ जाएंगे, हाँ हमने ये चीज पढ़ी थी, एकदम आपको रिमेंबर हो जाएगा पूरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा आगे का काम है कि हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, गुणनखंडों को और गुणजों को। ठीक है, तो पहले किसी को भी पढ़ना हो, हम दोनों में से पहले चाहे किसी को भी पढ़ें, आपको बस समझने से मतलब है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको ये चीज लासा और मासा के शुरुआत की ये चीज समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो टू ऑल योर कलीग्स। आपके अब तो जानकारी में बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जो लासा मासा, आई मीन टू से सीटेट और यूपीटेट की मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे होंगे बेसिक से। ठीक है, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियोस हैं। आपको ना कोई कोचिंग करना है ना कुछ। ठीक है, आराम से ये वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें, मैं चाहता हूँ सिर्फ आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें। ठीक है, मैं कोई उससे पैसे बनाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा सिर्फ, है ना। और पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणज की। किसकी? गुणज की। और जो मैं आपको बताऊं उसको नोट कर लेना। गुणज जिनको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल। क्या बोलेंगे? मल्टीपल। ठीक है, गुणज होते क्या हैं तो भैया आप नोट कीजिएगा। ठीक है, आराम से अच्छे से नोट कीजिएगा इस चीज को कि आखिर में गुणज होते क्या हैं। तो भाई मेरे गुणज क्या होता है, तो गुणज की अगर हमें परिभाषा लिखनी है, अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो मैं बता देता हूं। गुणज की परिभाषा ये होती है कि जब हम किन्हीं दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करते हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वो उन सभी संख्याओं का गुणज कहलाता है। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं जो मैंने बोला है। आप जब भी देखो आपको कोई चीज नोट करनी हुआ करे ना, जो मैं बोल दूं वीडियो को रिवाइंड कर लो, नोट कर लिया करो, क्योंकि हम एक ही बात को बार बार वीडियो में दोहराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है
है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से कि जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या या प्राप्त गुणनफल उन सभी संख्याओं का गुणज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो भैया कितना आया 30। तो कितना आया 30। तो इस गुणनफल में ये गुणनफल प्राप्त हुआ, मतलब इनके गुणा में ये गुणनफल प्राप्त हुआ। तो 30 जो है आपका 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, 3 का भी गुणज है, 3 का गुणज है, और मेरे भाई 5 का भी गुणज है। किसका? 5 का भी गुणज है। तो समझे इस कहानी को आप कि जब हम किन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उन सभी संख्याओं का गुणज कहलाती है, मल्टीपल कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीपल कहलाती है। अच्छा, ये क्या बात हुई सर, और भी इसमें कुछ समझाइए। तो चलिए इसमें और भी आपको समझाते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आपसे 2 के कितने गुणज होंगे, 2 के कितने गुणज होंगे। तो एक बात बताओ मेरे भाई, आप 2 में कितनी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं? आप 2 में कितनी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं? बता सकते हो आप लोग? क्या आप लोग बता सकते हो कि आप 2 में कितनी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं? तो भाई एक बात बताइए, अगर हम 2 में गुणा करना शुरू करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब ऐसे करके हम अगर गुणा करना शुरू करें तो एक बात बताओ, ये हम किन से गुणा कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो क्या ये संख्याएं लिमिटेड हैं? क्या इन संख्याओं का कोई अंत है? 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं बन रही हैं कि नहीं? हम 2 में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जा रहे हैं कि नहीं? आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत होती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। यानी कि 2 में हम अनगिनत संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो 2 के साथ देखिए ये गुणनफल आएंगे, 2 4 6 8, ऐसे करके 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 अनंत, ऐसे करते हुए कितने गुणनफल आएंगे? अनंत गुणनफल आ जाएंगे भाई, अनंत। यानी 2 के गुणज कैसे हुए? अनंत हुए। 2 के गुणज कैसे हुए? अनंत हुए। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो एक पहाड़ा लिखा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो भैया। गुणज जो है, पहाड़े की सभी संख्याएं गुणज होती हैं, लेकिन पहाड़ा तक सीमित नहीं रहती, पहाड़े के आगे भी हो सकती हैं, अनंत तक। यानी 2 से लेकर 20 तक तो आप मानेंगे कि गुणज हैं ही हैं, लेकिन इसके भी आगे होते हैं, अनंत तक, इनफाइनाइट तक हमारे 2 के गुणज होंगे। 2 के ही क्या, किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं। आप खुद देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने 2 में आप 128 से गुणा कर दिया, 2 में 128 से गुणा कर दिया। तो भैया 256 जो आएगा, क्या वो 2 इन गुणनफल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों का गुणज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब 2 का गुणज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यानी कि सभी सम संख्याएं 2 का गुणज होती हैं, सभी सम संख्याएं 2 का गुणज होती हैं, सभी सम संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अच्छा, अब 2 से पहले हमने 1 की तो बात की ही नहीं, तो भैया 1 के पहाड़े में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। और पहाड़ा सिर्फ 10 तक सीमित ना रखो, जब आप गुणज पढ़ रहे हो, जब आप गुणज पढ़ रहे हो तो पहाड़े को सिर्फ 10 तक सीमित ना रखें, मतलब 2 ढाई 20, 3 ढाई 30, यहां तक सीमित ना रखें, इसको बढ़ने दें अनंत तक। यानी 3 में कितने का भी गुणा कर दें वो 3 का गुणज आ जाएगा, 1 में कितने का भी गुणा कर दें वो 1 का गुणज आ जाएगा। आप ऐसे क्या समझे? प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। कैसे गुणज होते हैं? अनंत गुणज होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से, आप मेरी बात ध्यान से समझिए। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं गुणज की। एक बात बताओ, मेरे पास यहां 2 है, 2 में गुणा कर दिया 0 का, गुणनफल क्या आया? 0। तो भैया मेरे इन 2 संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 जो है वो 2 का गुणज हुआ, क्योंकि भाई इस गुणा में 2 भी तो सम्मिलित है। एक गुणा में जो जो संख्याएं सम्मिलित होती हैं, गुणनफल उन सबका गुणज होता है कि नहीं होता है? जो हमारा गुणनफल है वो उन सबका गुणज होता है। देख लो ध्यान से, है ना। तो ये बात, ये कहानी आपकी रही गुणज की कि 0 ना 2 का गुणज है, ऐसे ही 0 का किसी में भी गुणा करो 0 आ जाएगा। तो यहां पर मैं कुछ विशेषताएं लिख रहा हूं गुणजों की, जो आपको याद रखनी है। गुणज की कुछ विशेषताएं लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी हैं।
गुणजों की विशेषताएं, गुणजों की विशेषताएं। तो भैया गुणजों की विशेषताएं, पहली विशेषता जो है, पहली विशेषता यह है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है, स्वयं का गुणज होती है। ठीक है, जैसे आपने 2 का पहाड़ा लिखना शुरू किया तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो संख्या जो है वो स्वयं का गुणज होती है। 3 के पहाड़े में भी 3 आ जाएगा ना शुरुआत में, 3 एकम 3, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारा पॉइंट जो है, प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, एक का गुणज होती है, होती है। बढ़िया बात है भाई, क्योंकि एक के पहाड़े में सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, या फिर पहले लिख लेते हैं, चलो उसके बाद बता दूंगा, आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, शून्य जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। अपने नोट्स बनाते हुए चलें, संख्या का गुणज होता है, गुणज होता है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है, देखो एक पॉइंट तो मैंने आपको यही बता दिया था कि प्रत्येक संख्या के गुणज उसके पहाड़े में आ जाते हैं, लेकिन आपको मैंने बोला पहाड़ा जो है आपको 10 बार तक सीमित नहीं रखना है, पहाड़ा बढ़ाते रहना है अनंत तक। यानी कहने का मतलब यही, इसी पॉइंट में समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या बताइए, क्या 93 33 93 जो है वो इसना 3 का 93 जो है, क्या 93 3 का गुणज है? मैंने आपसे पूछा, तो ये चेक करो कि क्या 93 जो है 3 के पहाड़े में आएगा। तो आपने क्या किया, आपने तुरंत 3 ढाई 30, आपने कहा भैया पहाड़ा तो यहीं खत्म हो गया। नहीं भाई, पहाड़ा अनंत तक चला जाता है, हमें बस 30 तक सिखाया, 3 ढाई 30 तक सिखाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत 3 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये भाग जा रहा है, अगर ये भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये गुणज होगा। तो हमारा जो 93 है वो 3 का गुणज होगा, है ना, 3 का क्या होगा, गुणज। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो यानी कि हम ऐसे चेक करेंगे, पहाड़ा देकर चेक करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे कि 3 का भाग 93 में जाने पर शेषफल 0 आता है, तो 93 3 का गुणज हुआ और 3 93 का गुणनखंड हुआ। दोनों कंसेप्ट यहीं से समझने चाहिए आपको। मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कि देखिए, इसका भाग देने पर आपको यह पता चलेगा 3 गुणा 31 होता है 93। इसका मतलब ये इसका गुणज है और 3 इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है, वो मैं अभी बता दूंगा आगे। ये इसका गुणज है, लेकिन एक चीज और, 31 भी इसका गुणनखंड है। 93 का गुणनखंड 31 भी है और 31 का गुणज 93 भी है। दोनों संख्याएं ही आती हैं, सिर्फ एक से नहीं सोचोगे। हमें लेकिन 3 से चेक करना था, तो हमने 3 से चेक कर लिया। अगला और आखिरी पॉइंट जो है भाई, किसी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। कितने? अनगिनत गुणज होते हैं। तो भाई किसी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं, क्योंकि किसी संख्या में हम अनगिनत संख्याओं से गुणा करके गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया अनगिनत गुणज भी हो गए। ठीक है, तो अब हमारी कहानी कहां बढ़ेगी आगे। तो भैया गुणज आपको समझ आया। चलो एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा सीख लेते हैं। अगर हमने 2 गुणा 3 गुणा 5 किया तो हमें 30 मिला। हम इन तीनों संख्याओं का गुणज बोलेंगे कितना है, 30 है। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये तीनों ही संख्याएं 30 की क्या हैं, गुणनखंड हैं। क्या है, गुणनखंड हैं। हम ये सीखे, जब किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा किया जाता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा किया जाता है, तो प्राप्त गुणनफल सभी संख्याओं का गुणज होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी, गुणनखंड की। किसकी बात करते हैं, गुणनखंड की, है ना, गुणनखंड की बात करते हैं अब हम लोग। ये कंसेप्ट आप समझ गए पूरा, तो समझो लासा मासा आपके एकदम मुंह पे रखा रहेगा, आप तुरंत निकाल दिया करेंगे।
लासा मासा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बार आप गुणज समझ जाओ, गुणनखंड समझ जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड, गुणनखंड को भैया इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है भाई, समझ लेते हैं इसको भी, ये क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 गुणा 3 गुणा 5 को गुणा करने पर आता है 30, और ये 30 इनका क्या है? गुणज है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये सारे 30 के क्या हैं? फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये सभी 30 के गुणनखंड हैं। क्या है? गुणनखंड हैं। क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने 2 और 4 का गुणा किया तो हम बोल सकते हैं कि 8 के ये दोनों गुणनखंड हैं। और भी तरीके होते हैं निकालने के। अभाज्य गुणनखंड की जब बात आएगी तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, परेशान बिल्कुल ना होना। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जब 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो दोनों ही संख्याएं अपने गुणनफल की गुणनखंड कहलाती हैं। गुणनखंड को ही भैया गुणक कहते हैं। गुणक, गुणक क्या कहते हैं? गुणक। भाजक, क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं अपने गुणनफल को। ठीक है, अपने मल्टीपल को, अपने गुणज को पूरा विभाजित कर देते हैं, इसलिए इनको भाजक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और ये भी बताया था कि गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं? समापवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य, अपवर्त्य। और उसको गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। वो मैंने स्टार्टिंग के चार्ट में बता दिया था। अच्छा, इसकी भी आपको अगर विशेषताएं नोट करनी है तो आप इसकी भी विशेषताएं नोट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लो यहां पर गुणनखंड की विशेषताएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड की विशेषताएं, गुणनखंड की विशेषताएं। अच्छा, गुणनखंड की क्या विशेषताएं होती हैं? गुणनखंड की क्या विशेषताएं होती हैं? तो भैया देखो, पहले तो जो संख्याएं किसी दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दें, पूरा विभाजित क्या कर दें? पूरा विभाजित करती हैं, वे उस दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। गुणनखंड कहलाती हैं। विशेषताओं में ही मैंने ये परिभाषा आपको लिखवा दी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 12 की, तो 12 के, यहां पे मैं आपको बताता हूं 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? तो भैया ये बताओ, 12 को कौन कौन सी संख्या पूरा विभाजित कर सकती है? जो संख्याएं किसी दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती हैं, वे उस दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। 12 को जो पूरा विभाजित कर दे, बिना शेषफल छोड़े, तो वो संख्या हमारी कहलाएंगी 12 के गुणनखंड। तो देखो, 12 में 1 से पूरा भाग चला जाएगा, 1 12 ही 12 आता है। 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 3 से भी पूरा भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, देख लो। 4 से भी पूरा भाग चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा तो 5 नहीं है, 6 से पूरा भाग चला जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो हम दी गई संख्या के आधे तक निकाल लेते हैं। कहां तक? आधे तक निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद वो संख्या स्वयं होती है, वो संख्या स्वयं होती है। देखो, 12 के गुणनखंड आएंगे 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि 12 में इन सभी का भाग पूरा चला जाएगा, इसीलिए ये 12 के गुणनखंड हुए। और 12 जो है वो इन सबका, देखो यही कंसेप्ट को समझते हुए चलो, 12 इन सबका गुणज हुआ। क्या हुआ? गुणज, क्योंकि ये 12 जो है इन सबके पहाड़ी में आएगा। हुआ कि नहीं गुणज?
बिल्कुल समझे कंसेप्ट को। ये सारे 12 के गुणनखंड हुए और 12 इन सब का गुणज हुआ, क्योंकि ये देखो 12 जो है वो इन सब में ही आएगा, ठीक है। और हाँ भाई, आपने अभी जो नोट किया है ना गुणज, उसमें एक चीज और नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, कि जो गुणज होते हैं ना वो अनंत तक, मैंने जैसा कि बताया था, होते हैं। अच्छा ये बता दिया था, चलो कोई बात नहीं, जब मासा लासा निकालेंगे तो और इंपॉर्टेंट चीजें नोट करा देंगे। यहाँ समझो 12 के गुणनखंड ये हो गए और ये सबका गुणज हो गया 12। क्लियर हुआ। अच्छा ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूं, जैसे 63 हो गया, 63 के अगर मुझे गुणनखंड लिखने हैं, क्या लिखने हैं, गुणनखंड, तो मैं क्या लिखूं भाई, मैं वो संख्याएं लिखूंगा ना जिनका पूरा पूरा भाग 63 में चला जाएगा। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब देखो, विभाजित या विभाज्य का मतलब होता है पूरा पूरा भाग जाना, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 63 में 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा भैया, 1 का भाग सब में जाता है, क्योंकि सारे नंबर 1 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं। उसके बाद 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, देखो 21 दिया 63, 3 बार गया है ना। और फिर जाएगा हमारा कितने का, 21 के बाद जाएगा आपका 7, 3 के बाद जाएगा 7 का, देख लो 7 निम 63। अब जाएगा भैया 9 का, ठीक है। अब जाएगा कितने का, 21 का। और हम यहां तक पहुंच चुके हैं, तो अब जाएगा हमारा कितने का, 63 का खुद का, 63 का खुद का, ठीक है। तो ये 63 के गुणनखंड हुए। आप इनके अलावा कोई सोच सकते हैं कोई और भी गुणनखंड होगा, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर कोई बच रहा हो तो बता दो, है ना। इन्हीं संख्याओं का भाग 63 में पूरा पूरा जाएगा। तो ये सारे 63 के गुणनखंड हुए और 63 इन सब का गुणज हुआ। क्या हुआ, गुणज हुआ, मल्टीपल। ये सारे फैक्टर हैं 63 के और इन सब का मल्टीपल है 63। मल्टीपल और भी हो सकते हैं इन सबके, लेकिन 63 भी है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा दोनों एग्जाम्पल को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, दोनों एग्जाम्पल को देख के ये समझ आ रहा है कि गुणनखंड संख्या के बराबर होता है। गुणनखंड जो है वो संख्या के बराबर होता है और उससे छोटा होता है, ज्यादा नहीं होता कभी भी। देखो 63 के गुणनखंड 63 तक ही आए, 63 से ज्यादा नहीं आए, कम ही है। तो जो संख्या का गुणनखंड होता है वो संख्या के बराबर और उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। ऐसे ही मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाने वाला था, जो संख्या का मल्टीपल यानी गुणज होता है वो संख्या, देखो वो 1 से शुरू होकर अनंत तक कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वो 1 से शुरू होकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है ना। तो सबसे छोटा गुणज सभी संख्याओं का 0 हो गया। तो उन चीजों पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे, वो पूछी नहीं जाती है एग्जाम में कभी भी। मैंने तो नहीं देखा आज तक के किसी पेपर में कि ऐसा पूछा गया हो 0 किसी का गुणज है या नहीं। अगर आ भी जाए तो मैंने बता दिया कि 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है। गुणनखंड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब गुणनखंड के बारे में क्या करते हैं, कुछ और विशेषताएं लिख लेते हैं। अभी तो हमने एक ही लिखी है। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता यह है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का देखिए गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अभी 63 का भी एग्जाम्पल लिया था तो उसमें भी गुणनखंडों में खुद 63 आया था, है ना। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा ही क्या आएगा, 1 आएगा। गुणनखंड 1 होता है व सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारे, ठीक है, इनको नोट करते रहें। अब मैंने एक चीज और अभी आपको बता दी थी, उसको नोट करने की आपको जरूरत है तो आप नोट कर लें, या 4th पॉइंट डाल के, है ना, कि किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं
वो उसके बराबर व उससे छोटे होते हैं। उसके बराबर तो होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे, ठीक है, गुणनखंड जो होते हैं। और गुणज होते हैं वो हमेशा ही संख्या के से बड़े होते हैं, हमेशा ही संख्या से बड़े होते हैं। संख्या से बड़े होते हैं कहने का मतलब संख्या से शुरू होंगे और फिर उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। जैसे 2 के गुणज हमने लिखे थे 2, 4, 6, 8, तो देखिए ये 2 के गुणज 2 से शुरू हुए हैं और फिर आगे बढ़ते गए, कम नहीं है, छोटे नहीं है, बड़े हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है, वो मैंने लिख दिया है। तो ये हमारे क्या थे, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुणनखंड के बारे में। तो आप लोग इनको याद रखेंगे, बढ़िया तरीके से आप लोग इनको याद रखेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूं, जिससे लगभग मैंने देखा है क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। और ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे भाई, बिल्कुल याद रखना। किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा टॉपिक है। तो भाई मेरे, मैंने देखो जैसे आपसे पूछा 12 के गुणनखंड, अभी मैंने लिख के आपको दिखाए थे 12 के गुणनखंड। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो पहले मैं 12 के गुणनखंड लिख दूं। क्या लिखे थे हमने, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं भाई कि अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले एक टॉपिक समझा देता हूं आपको, नोट कर लेना इधर अलग से। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि जब किसी संख्या के आप गुणनखंड करते हैं और वो सारे गुणनखंड अभाज्य आते हैं तो उनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। और वेरी सिंपल, जैसे आपने क्या किया, आपने 100 के गुणनखंड कर डाले, तो अभाज्य गुणनखंड जो आपने बहुत ज्यादा किया होगा, कहते हैं ना कि आओ गुणनखंड काटते हैं, तो वो गुणनखंड काटना अभाज्य गुणनखंड ही होता है। आप हमेशा ही अभाज्य संख्याओं से काटें, आप हमेशा ही काटने के लिए अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ऐसी संख्याओं का हमेशा प्रयोग करें इन गुणनखंडों को काटने के लिए। कभी भी 4, 6, 8, 9 इनका प्रयोग ना करें। मेरी बात माने, गलत हो जाएगा सवाल। आप बेशक कर लें, गुणनखंड सही निकाल लें, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। तो कृपा करके जब भी अभाज्य गुणनखंड काटने हो तो आप हमेशा अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या यानी वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, अर्थात जिनमें किसी का भाग नहीं जाता सिवाय अपने और एक के अलावा। वो मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखो 100 के अगर हम गुणनखंड काटें तो हम शुरुआत करेंगे 2 से। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटोगे। 2 से काटा हमने, कितना बार गया, 50 बार। काटने का मतलब भाग देना। 2 से 100 में भाग दिया, 50 बार गया। फिर 2 से 50 में भाग दिया तो 25 बार गया। फिर 25 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे ना 2 से भाग जाएगा ना 3 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो 5 पंचे 25 और फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5। तो भैया 100 के गुणनखंड आपको क्या मिले, 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100। इनको गुणा में लिखा जाता है, इनको गुणा में लिखा जाता है और इनको कॉमा लगा के लिखा जाता है। ध्यान रखना, ये सारे गुणनखंड होते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इन चीजों को भी विशेष ध्यान दें। अगर हम 12 के, इसी प्रकार अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इनमें देखो फर्क देखना। 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे भैया, तो 12 के गुणनखंड आपको काटने पड़ेंगे ऐसे। 2 छिक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कितना आया, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये सभी गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको यहां बता रहा था कि ये अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाले जाते हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधियां होती हैं बहुत से, में लासा और मासा निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधियां होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड काटना याद रखें। यहां आप ऐसे नहीं करेंगे, आप सोचें कि लाओ यहाँ पे
आप बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। लाओ मैं यही बता देता हूं कि आप यहां आए सोचे लाओ एक काम करते हैं भैया, ये 50 से घट रहा है, लाओ 50 से ही भाग दे देते हैं। तो भाई 50 अभाज्य थोड़ी है, आपको अभाज्य संख्या से भाग देना है। यहां पर किससे? अभाज्य संख्या से भाग देना है। आपको हमेशा ही अभाज्य संख्या से भाई भाग देना है, ये याद रखना। याद आ गई बात? ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब देख लेते हैं। यहां पर मैंने जो टॉपिक छेड़ा है वो एग्जाम में पूछा जाता है। किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आपसे कह दिया जाएगा 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो भाई कैसे निकालते हैं, यहां आपको ट्रिक याद रखनी है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। हम सबसे पहला हमारा काम होता है, देखो स्टेप नोट करो। पहला स्टेप, स्टेप 1, पहला स्टेप, हम सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखते हैं। देखिए जैसे आप 12 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये आएगा ना। सबसे पहले हमारा काम होता है 12 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? घातों के रूप में लिखना। चलिए लिख लिया हमने। अभी घातों के रूप में कहां लिखा? देखो यहां 2 की घात कितना आ रहा है, 2 का 2 बार गुणा, मतलब 2 की घात 2, फिर गुणा में कितना 3। ऐसे लिखने का तरीका याद रखें, मासा लासा निकालने में काम आएगा। 2 का 2 बार गुणा हुआ तो 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, अब 3 पे कोई घात नहीं तो आप कितनी घात लगा देंगे? 1। जब कोई घात नहीं तो कितनी घात लगाएंगे? 1। अब हमारा सिंपल सा देखो उत्तर क्या होगा, 12 के कुल गुणनखंड। भाई तरीका बिल्कुल नहीं भूलना, चाहे तो नोट कर लो आप लोग अभी नोट कर लो, और इससे क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। देखो जब 12 के कुल गुणनखंड निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनकी घातों में 1 बढ़ा दोगे। क्या कर दोगे? 1 जोड़ दोगे। ठीक है, यहां कितना आया? 1 + 1 जोड़ दिया, दोनों की घातों में 1 1 जोड़ दिया और इनका आपस में गुणा कर दोगे। कहने का मतलब देखो शॉर्टकट बताता हूं एकदम, इसकी घात में भी 1 जोड़ दिया तो हो गया 3, इसकी घात में भी 1 जोड़ दिया तो हो गया 2, इनका आपस में गुणा। और भी कोई गुणनखंड होता तो उसका भी यहां 1 जोड़ के गुणा कर देते। और भी कोई गुणनखंड होता, मान लो 5 की घात 3 होता तो यहाँ पे हम 5 की घात 3 1 घात बढ़ा देंगे, यानी 4 का गुणा कर देते। लेकिन है नहीं ना, फिलहाल तो सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि 2 की घात 2 था, 3 की घात 1 था, हमने घातों को 1 1 बढ़ाया, घातों में +1 किया और यहां लिख के गुणा कर दिया, और यहां लाए और गुणा कर दिया। घातों में 1 जोड़कर उन घातों का आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे नोट कर लो, घातों में 1 जोड़कर घातों का आपस में गुणा। तो भैया 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दो। इस घात में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगी 3 गुणा, इस घात में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगी 2, 3 दूनी 6। तो भाई साहब 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 6 हैं। गिन लो 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? 12 के गुणनखंड कितने आए? 1 2 3 4 5 6। इन गुणनखंडों की बात नहीं हो रही है, ये तो अभाज्य गुणनखंड है। ये पूछा जा रहा है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूरा विभाजित कर सकती हैं। कर देंगी, कर सकती क्या है? कर देंगी 100%, क्योंकि ये गुणनखंड है। गुणनखंड दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देते हैं। तो 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 6, यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूरा विभाजित कर देती हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6। निकालने का, लिखने का तरीका वही रहेगा कि आप भाग करते जाओ, देखते जाओ कि अच्छा इसका भाग 12 में जा रहा है तो ये 12 की गुणनखंड है, इसका नहीं जा रहा है तो ये गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब आपसे बड़ा नंबर दिया जाता है तब कैसे करते हो, अब मैं बताता हूं। देखो इसका तरीका, भाई तरीका तो यही रहेगा, लेकिन आप सोचो छोटे नंबर के लिए तो आप सारे गुणनखंड लिख लोगे और गिन भी लोगे। जैसे 12 था, आपने सारे गुणनखंड लिख दिए, ये जो हमने लिखे थे 1 2 3 4 6 12, ये आपने लिख दिए और इनको गिन लिया कि 1 2 3 4 5 6, आपने टिक कर दिया कि आंसर 6 है। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन थोड़ी दिया जाता है। क्वेश्चन दिया जाएगा 200 के
कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये क्वेश्चन दिया जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन देके वो भाई क्या करेंगे आपको, एक बात बताओ। तो देखिए सवाल जो है वो छोटा नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा कि 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो तो बहुत सरल, आप तुरंत लिख देंगे। ऐसे आएगा 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो मैंने आपको क्या स्टेप बताए थे, सबसे पहले आपको 200 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए आप हमेशा अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें और छोटी सी संख्या से काटना शुरू करें। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 2 से शुरुआत करते हैं। 100 बार में देखिए 2 से ये 200 जो है वो विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से तो 50 बार में, और फिर 2 से तो 25 बार में। और अब देखिए 2 से होगा नहीं होगा ना, तो 3 से होगा, अब होगा 5 से, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 200 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारा यहाँ देखिए अगला स्टेप, इनको घातों के रूप में लिखना, और ये कार्य आप रफ पे बहुत तीव्रता से करेंगे। प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होगी कि आप तुरंत करेंगे, इसको खटाक से ऐसे करके लिख देंगे। अगला स्टेप हमारा क्या था कि हमारी घातों में एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दो। 200 के कुल गुणनखंड निकालने हैं तो घातों में एक बढ़ाकर आपस में गुणा। तो इसकी घात भैया कितनी है 3, एक बढ़ाया 4, इसकी घात कितनी है 2, एक बढ़ाया कितना 3, तो ये हमारे हो गए 12। यानी 200 के कुल 12 गुणनखंड होंगे। अच्छा लिख के बता दूं 12 कौन कौन से होंगे, 1 2, 3 का भाग जाता है 200 में, नहीं जाता, 4, 5 का जाता है, बिल्कुल जाता है, 6 का जाता है, नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 8 का भाग देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 अट्ठे 200, ठीक है, 8 बार जाता है भाग, 8 का जाता है। अब 8 के बाद 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, 13 14 15, 15 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो 15 का भी भाग नहीं जाएगा। अब 8 10 के बाद सीधा किसका जाएगा 20 का, अब किसका जाएगा 22 पंचे 110 होता है, 200 नहीं आएगा, 25 का सीधा 25 चौके 100 होता है, और 25 अट्ठे 200 होता है। और अब हमारा जाएगा किसका 200 लाना है ना, तो अगला हमारा भाग जाएगा 40 पंचे 200। मैं देखो कैसे चेक कर रहा हूं, मैं ऐसे चेक कर रहा हूं भाई, 1 का भाग जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 200 बार में जाएगा, तो एक गुणनखंड तो यही आ गया। 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 100 बार में जाएगा, तो अगला ये आ गया। ये दो गुणनखंड आ रहे हैं एक साथ। 4 का भाग जाएगा 200 लाने के लिए 50 बार में जाएगा, ठीक है, 5 का भाग 40 बार में, 8 का भाग 25 बार में, और 10 का भाग 20 बार में। गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर सही आ गया। ऐसे आप ट्रिक से निकालेंगे, ऐसे आप लिख के निकालेंगे। लिख के निकालने में एक बार भूल हो सकती है, इसमें भूल नहीं होगी, ये आसान मेथड है, इसको एक बार और रिवाइंड करके समझ लें। तो चलिए अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला ये टॉपिक आता है कि इन्हीं गुणनखंडों का कुल योग कितना होता है। अभी गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना है ना, अब किसी भी संख्या के गुणनखंडों का कुल योग ज्ञात करना, तो इस टॉपिक पे भी चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, इसी में गुणनखंडों में ही हमारा ये नया टॉपिक है, संख्याओं के गुणनखंडों का योग। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था इस बात के लिए कि यदि हमें जैसे कोई संख्या दी जाए और उसमें कहा जाए कि इस संख्या के गुणनखंडों का योग बताइए, जैसे सपोज कीजिए हमने जैसे पिछला एग्जांपल लिया था ना 12, तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड, इसी एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं, देखो सब आपका क्लियर हो जाएगा। छोटी चीज से ही हम बड़ी चीज की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। आपने नियम भी सुना होगा हमारे शिक्षण के सिद्धांत में, सरल से जटिल की ओर, सुना है ना। तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड हमारे आए थे 1 2 3 4 6 और 12, गुणनखंडों की संख्या थी 6। अब हमसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, या 12 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, और वही 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्पों में से हमें सही उत्तर चुनना होगा। तो अगर 12 लिख के आ रहा है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा कि आप इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, है ना। हम सबको अगर जोड़ें तो 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, और 25 और 3 28 टोटल,
ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 1 और 2 3, 3 6 4 10, 6 16, 16 और 2 18, 10 28। ठीक है, यहाँ हमें जो योग मिल रहा है वो मिल रहा है 28। अब यही योग आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी पे, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आप अपने माइंड में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ संख्याओं के गुणनखंड खुद से लिखेंगे और मैं कुछ दे दूंगा आपको, है ना। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं वो देखो, ट्रिक में हमें वही करना है, सेम टू सेम। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के भैया अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। फिर से बता देता हूं, जब किसी भी नंबर पे कोई घात ना लगी हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है। अब देखिए, यही प्रक्रिया हमने क्या की थी, गुणांकों की संख्या निकालने के लिए की थी, और वहां हमने घातों को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर दिया था। इतना क्लियर था। अब उसके बाद की ये कहानी है, अगर आपको वही गुणनखंडों के योग के बारे में कहा जाए कि गुणनखंडों का योग बताइए, तो आप कैसे करेंगे। देखो, ट्रिक को समझो, ध्यान से समझना मेरी ट्रिक को। जिस पे ये घात लगी है उसमें एक घात बढ़ाओ और एक माइनस कर दो। 2 पे 2 घात लगी थी, एक घात बढ़ाई और एक माइनस कर दिया। ठीक है, आप एक घात बढ़ाएंगे हर बार और एक को माइनस करेंगे, बटे में इसी संख्या में से बिना घात में से एक माइनस। समझो ट्रिक को। ठीक है, ये ट्रिक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप रट्टा मारे हैं, ये ट्रिक है। ऐसे पहला गुणनखंड जो आया उसमें जो घात लगी है उसको एक घात हमने बढ़ाया और इसमें से पूरा एक माइनस कर दिया और नीचे वही नंबर बिना घात के लिख दिया। गुणा दूसरा गुणनखंड, उसकी घात में भी एक बढ़ाएंगे एक माइनस कर देंगे, हर बार यही करना है। घात को एक बढ़ा दिया यानी 2 हो गई और यहां एक माइनस कर दिया, बटे में सेम बिना घात के नीचे लिख दो 3 - 1। अगर कोई और गुणनखंड होता तो उसके साथ भी यहां गुणा में आगे किया जाता है। ऐसे ही जो गुणनखंड लिखा है उसकी घात में 1 बढ़ाओ और यहां -1 कर दो। एक बार आप मुझे देखकर अपने सवाल को करना, मतलब मेरी इस बातों को सुनते हुए कोई दूसरा सवाल लेना, 12 के अलावा कोई और लेना जिसके गुणनखंड आप लिख सको। जैसे 16 ले लेना और उसके गुणनखंडों का आपको योग भी पता हो जाएगा कितना है। जैसे हमने यहाँ लिख लिया है 28, अब चेक कर रहे हैं 28 आएगा या नहीं। तो देखो, घात को 1 बढ़ा के 1 घटाना, बिना घात के वही नंबर नीचे लिखना, सेम टू सेम। घात को 1 बढ़ा के 1 घटाना, बिना घात के वही नंबर सेम टू सेम नीचे लिखना, बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए। अगर आगे कोई और गुणनखंड होता तो उसको भी यहाँ गुणा में लिख लेते। ठीक है, अब देखो हुआ यूं कि यहां सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो गया 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 में से 1 घटाया तो बचा हमारा 7, नीचे 2 में से 1 गया 1, गुणा 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 और 9 में से 1 घटाया हमने यहां पर तो बचा हमारे पास 8, बटे यहां पर 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 से ये 8 काट दिया तो देखो नीचे कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि 1 है नीचे और 1 नीचे वाला लिखा नहीं जाता, तो ऊपर बचा 7 चौके 28। कहो भाई वीडियो में ये ट्रिक आपको कैसी लगी और हमें ये बताएं, देखें कि 28 का 28 प्राप्त हो चुका है योग। तो आप ऐसे योग निकाल सकते हैं। चलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, आपकी दमदार प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। सबसे पहले ये ट्रिक जो है ना, घातों में 1 बढ़ाया और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया 1 को, ऐसे करके। चलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है ना। मैं इसीलिए हूं, इस वीडियो में हम यही लासा मासा के साथ यही चीज तो सीखने वाले थे। गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है भाई, आपने देखा होगा, जरूर पूछी जाती है ऐसे क्वेश्चन। आप अभी प्रैक्टिस ऐड करना शुरू करेंगे ना, तब आपको ऐसे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पुराने प्रीवियस ईयर में ऐसे आ चुके हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 50 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 50 के सभी, इनको नोट करते चलना, आप अपनी नोट्स बनाते चलें, सभी गुणनखंडों। और मैंने बोला था आपको अगर स्पेशल क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, मतलब प्रैक्टिस चाहिए, जो यूपी टेट में बहुत सारी बार आ रखे हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। 50 के सभी गुणनखंडों का योग। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे भी वीडियो ये वाली मिलती रहेंगी, नॉर्मल सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और यही सारी वीडियोस हैं। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको यूपी टेट में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस के हल मिलते रहें, कैसे सॉल्व किया जाएगा उनको, तो उसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। 50 के सभी गुणनखंडों का जो भाई योग है वो हमें निकालना है, तो भैया फिर से वही प्रक्रिया। अच्छा एक काम करते हैं,
पहले हम 50 के गुणनखंड लिख के उनको जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं कितना योग आ रहा है। अच्छा, आपको पेपर में 2-2 बार नहीं करना है, आपको मेरी ट्रिक से करना है। मैं बस इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कितनी कारगर साबित होती है ये वाली ट्रिक। तो 50 के पहले तो हम गुणनखंड लिख लेते हैं, 50 के गुणनखंड। तो भाई मेरे 50 के गुणनखंड क्या आएंगे यहां पर? तो 50 के गुणनखंड यहां पे आने वाले हैं, देखिए 50 के गुणनखंड मतलब अभी अभी आपको बताया कि वे सारी संख्याएं जो 50 को पूरा पूरा काट दें, यानी जिनका भाग 50 में पूरा पूरा चला जाए। तो भैया एक तो सबका गुणनखंड होता है, 2 का भाग भी 50 में जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है ना, बिल्कुल जाता है 5 का, और 5 का जाने के बाद 6, 7, 8, 10 का जाता है, फिर 25 का जाता है, और फिर 50 का खुद का जाता है। तो गुणनखंड निकालते समय याद रखें कि गुणनखंडों में एक तो आएगा ही आएगा, वो संख्या खुद भी आएगी। ये बात मैं बता चुका हूं। सबसे छोटा, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद होती है। ठीक है, चलिए ये आ गए हमारे 50 के गुणनखंड। इनका योग यहां पे निकाल लो। देखो 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 10 18, ये हो गया हमारा 18, और 25 और 50 होता है 75। 18 और 75 जोड़ेंगे तो 8 5 13, हाथ से लगी 1, 7 1 8 और 1 9, कितना आया? 93। चलिए चेक करते हैं क्या हमारी ट्रिक से भी 93 आएगा। तो उसके लिए 50 के तुरंत अभाज्य गुणनखंड काट दीजिए। यहाँ पर 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, और अगेन 5 से काटा तो 1। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 50 के। क्या निकल के आए हमारे गुणनखंड? 2 गुणा, अच्छा ऐसे लिख दूं, चलो 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा दोस्तों, यहां पे देखिएगा ध्यान से कि आपकी घातें क्या आ रही हैं? 2 की घात 1 आ रही है और गुणा 5 की घात आ रही है 2। मैंने आपको बोला था कि एक घात, अब देखो हमें क्या करना है, एक घात बढ़ा के, 2 की घात 1 है, हमने 2 कर दी, और 1 घटा देना है बटे में, यही नंबर बिना घात लगाए नीचे लिख दो, गुणा 5 की घात 1 बढ़ाओ और इसमें यहाँ 1 घटा दो, बटे में 5 माइनस 4, ओ हो 5 माइनस 1। ठीक है, चलिए इतना याद रखेंगे आप तो काम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 50 के गुणनखंडों की यही संख्या की बात करते दोस्तों, तो 50 के गुणनखंडों की संख्या क्या होती? आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या ट्रिक बताई है कि घातों को 1 बढ़ा के आपस में गुणा कर दो। यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो 2, यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो 3, 3 दूनी 6, 6 गुणनखंड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। क्या बात है, कितनी जल्दी निकल के आ सकता है, आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। देखिए 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, माइनस 1 बटे 2 में से 1 गया 1, गुणा 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 5 का क्यूब, और उसमें से 1 घटाया और नीचे 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है हमारे पास निकल के, हमारे पास निकल के आ रहा है यहाँ पे सिर्फ 3, क्योंकि नीचे बटे में 1 लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे निकल के आ रहा है 125 में से 1 घटाया तो 124, बटे में कितना 4, 4 से घाटा 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो हमें मिला देखो 3 गुणा 31, 31 तिया 93 होता है मित्रों, और ये रहा 93। कैसा रहा आंसर? मजेदार रहा ना। चलिए अब अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाले, है ना। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और बता दूं, चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन। चलिए यही क्वेश्चन चेंज कर दूंगा मैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम गुणनखंडों को नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि वो आपको नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट योग निकालना है। अगर वो लिखोगे, उनको जोड़ोगे तो फायदा क्या है इतना लंबा करने का। तो हमारा सीधा यहाँ पे क्या आएगा, सीधा क्वेश्चन डालेंगे हम 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या और योग बताइए। 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या और योग बताइए। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। चलिए देखो कैसे निकलेगा ये 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या और योग। अच्छा 210, तो एक काम करते हैं, इस बार हमारा काम रहेगा, अब हम गुणनखंड नहीं लिखेंगे, सीधा ट्रिक से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड काटिए इसके जल्दी से। 2 से काटा 2 एकम 2 0 5, ठीक है। उसके बाद फटाक से हमने क्या किया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 से, अब तो 5 से नहीं कटेगा भाई, 3 से, 3 सत्ते 21, और ये 7 एकम 7। 210 बराबर
2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब रोही क्रम में लिख दिया, पहले 2 के बाद 3 फिर 5 के बाद 7। ओके, अब यहां देखिए सबकी घात कितनी है, 1 1 1 1 है ना, कोई घात नहीं लगी तो 1 1 मानोगे। आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था घातों को 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो, घातों को 1 1 बढ़ा के घातों का आपस में गुणा कर दो। घात यहाँ पे भी 1 बढ़ाई, यहाँ पे भी 1 बढ़ाई, 5 पे भी 1 बढ़ा दी और 7 पे भी 1 बढ़ा दी, गुणा करने पर मिला हमें 8। कितना मिला, 8। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या है, संख्या कितनी निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। हाँ ठीक है, अब हमें गुणनखंडों का योग निकालना है। उसके लिए भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की घात 1 है ना, 2 की घात 2 किया 1 घटा दिया बटे 2 माइनस 1, गुणा 3 की घात 2 किया 1 घटा दिया बटे 3 माइनस 1, गुणा 5 की घात 2 किया 1 घटा दिया। आपको एक घात बढ़ा के 1 माइनस करना है और नीचे वही संख्या लिख देनी है ऐसे बिना घात के, देख के तो समझ आ ही रहा होगा ना भाई। 7 की घात 2 किया 1 घटा दिया बटे 7 माइनस 1। प्यारे मित्रों यहाँ पे आया हमारे पास, देखो 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 में से 1 गया 3 बटे 1, गुणा 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 3, यहाँ पे 3 माइनस 1 2, गुणा 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 25 में से 1 गया 24, 24 बटे 5 में से 1 गया कितना आएगा 4, गुणा 7 की घात 2 का मतलब 49 में से 1 गया 48 बटे 7 में से 1 गया 6। इन सबको काटना शुरू कीजिए, यहाँ पे सिर्फ 3 रहा, 2 चौके 8, यहाँ 4 आ गया, 4 छिंग 24, यहाँ 6 आ गया और 6 अट्ठे 48, यहाँ पे 8 आ गया। इनके गुणा कर दो फटाक से, गुणनखंडों का योग मिल जाएगा आपको, सभी गुणनखंडों का योग मिल जाएगा। तो 8 देखो 4 तिया 12, 8 छिंग 48, 48 और 12 का गुणा, 12 अट्ठे 96, हासिल लगी 9, 12 चौके 48 और 9 कितना होता है 57। तो 576 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कितना 576। गुणा में कोई गलती हो तो एक बार और चेक कर सकते हैं। देखो 4 छिंग 24 तिया 72, 72 में 8 का गुणा किया, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, 576 ही आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। 210 के जितने भी गुणनखंड है ना, सभी गुणनखंडों का योग 576 आने वाला है और गुणनखंडों की संख्या ये 8 आने वाली है। ये गुणनखंडों का योग है। भाई कैसा रहा क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा, है ना। अभी तक हम मासा और लासा पे नहीं पहुंच पाए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। मासा और लासा इस वीडियो में नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अगले वीडियो में हो जाएंगे, है ना भाई। हमें तो टॉपिक क्लियर करना है, हमें तो हमारा टॉपिक पढ़ते हुए चलना है पूरा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 120 के सभी गुणनखंडों का योग फटाक से आप लोग बताइएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा, मैं अभी आता हूँ, जल्दी से बताइए। वीडियो आपके सामने चल रही है, आप कमेंट में आंसर दीजिए अभी इसी टाइम पे जल्दी से। उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों ने सवाल निकाल लिया होगा। चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 120 के सभी गुणनखंडों का योग, हाँ ठीक है, मैं लाइव नहीं चला रहा हूं तो मैं ऐसे कमेंट नहीं पढ़ सकता हूं ना, फिर भी आपका फर्ज है कमेंट करने का। देखिए आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। 120 के सभी गुणनखंडों का योग, तो हम 120 के सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आप लोग अब तक तो सीख गए होंगे, है ना। काटिए, 2 से भाग दिया 60 बार, 2 से 60 में भाग दिया 30 बार, 2 से 30 में भाग दिया 15 बार। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 से कट गया। चलिए 120 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2 की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 2 की घात कितनी, 3 आ रही है। 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1 आ रही है। अब ध्यान से देखें, अगर हमसे कहा जाता 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या तुरंत निकल के आ जाती। कितनी संख्या, देखिए संख्या निकल के आती, घात को 1 बढ़ाया, घात को 1 बढ़ाया, घात को 1 बढ़ाया, घातों का आपस में गुणा, तो 4 चौके 16, संख्या क्या निकल के आती 16। 120 के 16 गुणनखंड आएंगे भैया, कितने आएंगे, 120 के 16 गुणनखंड आएंगे। अब हम उन गुणनखंडों का योग देखते हैं। योग निकालने के लिए आपको क्या बताया, ये 2 की पावर 3 है, इसको 1 बढ़ाओ -1 कर दो, बटे में 2 - 1 गुणा, ये 3 की पावर 2 कर दो -1 कर दो और बटे में 3 - 1 गुणा, 5 की पावर 2 कर दो -1 कर दो बटे 5 - 1, है ना। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गया, कितना बचा 15 बटे 1 गुणा, 3 तिरका 9 में से 1 गया,
3 तिरका 9 में से 1 गया 8, 8 बटे कितना 2 गुणा 5 पंचे 25 में से 1 गया कितना 24 बटे 4, काट दीजिए इसको, 2 चौके 8, 4 छिंग 24, तो ये आया 15 चौके 60, 6 छिंग 36, 360 आएगा, गुणा करके देख लो। तो 120 के सभी गुणनखंडों का योग निकल के आएगा 360। तो मित्रों यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। चलिए मित्रों प्रोसीड करते हैं हमारे किसकी ओर, महत्तम समापवर्तक यानी HCF की ओर। चलिए बढ़ते हैं HCF की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा आज का अब जो टॉपिक है वो है HCF, जिसको हम महत्तम समापवर्तक मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मेरे ख्याल में GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, GCF और HCF एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक का मीनिंग मैंने आपको बताया था फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, गुणनखंड पढ़ रहे थे। तो HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का HCF पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाला, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं में कॉमन हो। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको अगर बोल दूं कि आप 2 और 3 का मासा बताइए, 2 और 3 का क्या बताइए, मासा बताइए, HCF बताइए, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। इसको निकालने की भी कई सारी विधियां होती हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं। देखो 2 और 3 का हमें मासा निकालना है, समझना मेरी बात को। तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे 1,2 और 3 के क्या होंगे 1,3। अब इनमें कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, यही गुणनखंड कॉमन आ रहा है, यही इनका HCF होगा, क्योंकि इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब ये केस याद रखना, HCF एक भी आता है संख्याओं का, है ना, ये केस याद रखेंगे। अब जैसे मैं मेन क्वेश्चंस पे आ जाता हूं, हमारे जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया 12 और 16 का HCF निकालिए, क्या निकालिए, HCF निकालिए। तब आप कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास बेसिकली HCF निकालने की कुछ विधियां होती हैं। पहले तो मैं बेसिक आपको समझा दूं, HCF होता क्या है। देखो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम जितनी भी संख्याएं ले रहे हैं उन सभी संख्याओं में अधिकतम कौन सा या बड़े से बड़ा कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, सभी में आ रहा है। कॉमन का मतलब जितनी संख्याएं आप ले रहे हैं उन सभी में वो फैक्टर होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के गुणनखंड क्या होंगे। तो भैया 12 के गुणनखंड पहले तो आप यहां लिख लो, गुणनखंड, एक बच्चों वाला मेथड आपको बता रहा हूं, 12 के गुणनखंड लिख लो। इसके बाद गुणनखंड लिखेंगे पहले हम, तो 1 2 3 4 6 और 12, यही तो आए थे 12 के गुणनखंड, आपने पहले भी निकाले हैं, है ना। इसके बाद हम 16 के गुणनखंड लिखेंगे। ये बच्चों वाला मेथड है, आप किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं आप उसको इसी मेथड से बताएं, है ना, उसको इस मेथड से सबसे अच्छा समझ में आएगा कि आप पहले उसको गुणनखंड के बारे में बताएं, फिर आप गुणनखंड में मतलब गुणनखंडों को निकालना बताएं। पहले तो ये बताएं गुणनखंड होते क्या हैं, कि बेसभी संख्याएं जो हमारी दिए गए नंबर को पूरा विभाजित कर दें, वो सारी संख्याएं उसकी गुणनखंड होती हैं। जैसे ये सारी संख्याएं 12 को पूरा विभाजित कर देंगी, तो ये 12 की सब गुणनखंड हुई, है ना। अब 16 के निकालेंगे तो 16 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, ठीक है। 8 देखो जैसे ही मैंने बोला आप दिए गए नंबर के आधे पे पहुंच जाएं, फिर वो संख्या स्वयं आ जाती है, फिर वो संख्या स्वयं आ जाती है। तो ये हमारे हैं 16 के गुणनखंड। अच्छा चलिए भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक काम करते हैं, हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, हमें सबसे पहले निकालने हैं फैक्टर कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 2 कॉमन आ रहा है भाई बिल्कुल, ये भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमसे HCF पूछा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया, वह फैक्टर पूछा गया जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है। तो हम क्या बता देंगे, HCF किसका, 12,16 का। HCF के बाद ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, चल जाता है। NCERT आज का जो सिलेबस है हमारा,
एनसीईआरटी ऐसे लिखती है HCF को, इसका मीनिंग होता है HCF ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का मासा कितना हुआ। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है भैया, 4। देख लो ध्यान से, जो जो कॉमन आ रहे हैं उनमें 4 सबसे बड़ा है कि नहीं, है ना। तो ये बच्चों वाला मेथड एकदम इजीएस्ट मेथड। अगर छोटी संख्याएं मिलती हैं तो ये मेथड बेस्ट रहता है, आप यहाँ से जो आंसर निकालेंगे वो हमेशा करेक्ट जाएगा। लेकिन संख्याएं बड़ी हों तब क्या करोगे, फिर हम इतने सारे फैक्टर लिख भी नहीं पाएंगे, 1-2 छूट भी जाएंगे उनमें से, तो क्या करें हम। तो इसके लिए भैया HCF निकालने के 2 मेथड बताए गए। कितने मेथड बताए गए, 2 मेथड बताए गए। मेथड तो 2 बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक तीसरा मेथड भी बता सकता हूं जो आपने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि ये हमें स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जाता है। मुझे पता है ना, ये हमें स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी किताबें 2 ही मेथड बताती हैं। तो चलिए मैं एक नया मेथड आपको बताऊंगा। तो अगर हम HCF निकालें बड़ी संख्याओं का, तो 2 मेथड हैं उनकी मासा को निकालने के। उन दो मेथड में देखिए, अब हम क्या करेंगे, उन 2 मेथड में जो जो हमारा मेथड आता है उसको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, दो 216, 288 और 720 का मासा ज्ञात कीजिए। 216, 216 इनको नोट करते जाना, 288 और 720 इनका HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कुछ भी लिख के आ जाए, आप समझ तो जाओगे ना HCF की बात हो रही है। 216, 288 और 720, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 मेथड हैं उनको, एक को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग विधि। तो पहला हम जो है मेथड वो सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने BTC के लिए आपको पढ़ाया था, मैथ आपको याद हो, पढ़ाया था या नहीं, याद तो होगा ही आपको, बिल्कुल पढ़ाया था। कहो हाँ सर पढ़ाया था, कमेंट में जरूर बोलो। तो BTC के लिए जब मैथ पढ़ाया था तो भैया मैंने लासा मासा भी पढ़ाए थे, और वही मेथड है। आपको कोई नए मेथड थोड़ी पढ़ने हैं। टैट में क्या कोई अलग तरीका है, कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मासा जैसे निकाला जाता है वैसे ही निकालेंगे। चलो करते हैं। देखो, कई सारे जब मेथड मिक्स हो जाते हैं हम लोगों के दिमाग में तो होती है कंफ्यूजन, इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका ये मीनिंग हुआ, पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड काटिए। 216 काट लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 से सबसे पहले 2 एकम 2, 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी, और 2 अट्ठे 16। आप वापस से चेक कर सकते हैं। देखो 108 दूनी 216 ही होता है। अगर आप ये भाग टूटेगी बिंदी नहीं लगाते तो सवाल गलत हो जाता। तो वापस से चेक जरूर कर लिया करो। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, ये पूरा हो गया, यहाँ 8 बचा, 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से 27 दूनी होता है 54, तो 2 से काटा 27 बार में चला गया। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 निम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। आगे चलते हैं। देखिए 288 इसके भी अभाज्य गुणनखंड काटिएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम काटें तो हमारा सबसे पहला नंबर 2 ही होगा। ध्यान देना, ये अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। मैं बार बार अभाज्य गुणनखंड इसीलिए बोल रहा हूं, है ना। ये अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, ऐसा नहीं कि 4 या 6 से या 8 से डायरेक्ट काटने लगो ना। 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं लेनी है आपको। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा तो 36 बार में कटेगा। फिर 2 से काटा तो 18 बार में कटेगा। फिर 2 से काटा तो 9 बार में कटेगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिरका 9, 3 एकम 3 काट दिए। लास्ट वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड काटो। ये रहे देखो हमारे अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटा तो 360, 360 दूनी होता है 720।
2 से काटा तो 180, है ना, 2 से काटा हमने तो 90, भाग करते हुए देखते जाओ जल्दी जल्दी, 45, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 15 तिया 45, 15 बार में भाग चला गया, 3 से, 3 पचे 15, 5 से, 5 एकम 5। तो भाई ये हमने सबके अभाज्य गुणनखंड काट लिए। इसके बाद का जो मेथड है वही आपको याद रखना है। सबसे पहली संख्या 216 बराबर जितने भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ आ रहे हैं डायरेक्ट घात के रूप में लिखो। 2 की घात 3, 3 की घात 3, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा करोगे और 3 का भी 3 बार गुणा करोगे, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, 288 बराबर, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 2 की घात कितना 5, क्योंकि 2 का हमें 5 बार गुणा करना है, गुणा 3 की घात कितना 2, अब 720 बराबर 1 2 3 4 5 और सॉरी 4 बार, 2 का कितनी बार गुणा 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणा 1 2 3, 3 का 3 बार गुणा। अच्छा, अब मासा कैसे निकालते हैं, यानी HCF कैसे निकालते हैं, तो भाई यहां याद रखना थोड़ा सा, HCF में ये चीज जरूर याद रखना, जहां कॉमन फैक्टर की बात की जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बात की जाए, समान अपवर्तकों की बात की जाए, तो भैया उस वाले केस में आपको इन सब में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा हो, अच्छा एक चीज मिस हो गई भाई, यहाँ 5 और था जो कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 720 वाले में, 5 की घात 1, क्योंकि यहाँ अकेला 5 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, जो कॉमन गुणनखंड आ रहे हैं, जो सब में है तीनों संख्याओं में, सिर्फ उनको लिखो। 2 आ रहा है गुणा 3, ये आ रहे हैं ना कॉमन। अब HCF निकालते समय कॉमन अभाज्य गुणनखंडों, स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके पास ये चीज रहेगी हमेशा कि सबसे कम घात, सबसे कम घात, ये लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, कॉमन वाले अभाज्य गुणनखंडों की सबसे कम घात लिखनी है। तो भैया 2 की इन तीनों में सबसे कम घात क्या है, 3 है। देखो यहाँ 4 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ 3, सबसे कम घात क्या है 3, हमने लगा दी। 3 की सबसे कम घात 2 है, हमने लगा दी। तो भाई मेरे 2 की घात 3 होता है 8 और 3 की घात 2 होता है 9, 8 निम 72 हमारा HCF है इन सब का। कितना HCF है, 72, 72, ठीक है। तो ये हमारा मासापा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। कितना इजी मेथड था। सबके अभाज्य गुणनखंड काटो, उनको घातों के रूप में लिखो, फिर यहाँ HCF निकालते समय सिर्फ कॉमन वाले गुणनखंडों को लिखो और उनकी सबसे कम घात लगा लो, कहानी खत्म। फिर घातों को सॉल्व करके गुणा कर देना है। 2 की घात 3 8 होता है, गुणा 3 की घात 2 9 होता है, 8 निम 72 होता है। तो भैया ये HCF निकालने का तरीका है अभाज्य गुणनखंड का। अब भाई इसी में आपको मैं भाग विधि बताऊंगा। कौन सी विधि, भाग विधि, HCF निकालने की भाग विधि, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगी, मुझे मालूम है आपको पता होगी, BTC आप पढ़ के आए हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं, भाग विधि में बच्चों क्या करते हैं, हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से नहीं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। इन तीनों में से कोई सा एक बड़ा नंबर उठाओ और उसमें छोटे नंबर से भाग देना शुरू करो। तो हम क्या करते हैं, 216 का भाग करते हैं 288 में। 288 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आपको साफ दिख रहा है। तो 216 आ गया नीचे, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7। फिर जो शेषफल बचा है वहीं हमने एक और भाग बना लिया और अपने भाजक को उठाकर इसमें रख लिया, है ना। अब 72 से भाग करो तो एकदम सिंपल सा 3 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो भैया अगर आप 2 संख्याएं ले रहे हैं, उन 2 संख्याओं में जो आप नंबर आपके भाग को शून्य कर दे, आपके भाग में शेषफल शून्य ला दे, अर्थात जिस नंबर से भाग खत्म हो जाए, पूरा भाग हो जाए, वही नंबर HCF होता है। तो हमने शुरुआत की थी इन दोनों संख्याओं से, इनका HCF आ गया 72,
कितना आ गया 72। अब अगर ये 72 तीसरे नंबर को भी पूरा पूरा काट दे तो ये उसका भी HCF होगा। तो इसीलिए हम ऐसे चेक करते हैं, इसी 72 से जो बचा हुआ नंबर है उसमें भाग करेंगे तो 10 बार में आपको दिख रहा है पूरा पूरा भाग चला जाएगा और आपको कंफर्म हो गया ये बात कि ये तीनों संख्याओं को काटने का दम रखता है। और हमें पता है जो बड़ी से बड़ी संख्या, HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। देखो याद रखना इस बात को, जो मैंने लाइन इतनी दम लगा के बोली है इसका सवालों में बहुत प्रयोग होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, काट दे, उन संख्याओं का HCF होती है। तो HCF जो होता है वो अपनी दी गई संख्याओं से छोटा होता है और उनके गुणनखंडों में सबसे बड़ा होता है। भाई ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, इन सबके गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड ये होगा जो कॉमन आ रहा होगा तीनों में। ठीक है, तो हमारा HCF क्या निकला, 72 निकला। आपने अभी देखा था उसी मेथड से भी 72 आ रहा था। बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि सर्वोत्तम विधि है, सबसे उत्तम विधि। बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि सबसे उत्तम विधि है। आपने टेट की बुक ले रखी होंगी, नहीं तो आप कहीं भी इंटरनेट से HCF LCM की एक्सरसाइज डाउनलोड करके उनको हल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ना निकले पूछ लीजिए। ठीक है, तो हमारा HCF भाग विधि से ऐसे निकाला जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें, है ना। चलिए, आपको क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज कोई ना कोई रेफरेंस बुक खरीद लें, उसमें क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस सेट अपना लें, उससे HCF LCM के क्वेश्चन होंगे, उससे प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक काम करते हैं, एक और मेरा मेथड शॉर्टकट जो हमें अक्सर टीचर बताते थे स्कूल में, तो वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है, ये सबको एक साथ लिखो। जैसे लासा निकाला जाता है, लासा LCM, वो मेथड, ये वाला मेथड अगर आप याद रख सकते हैं तो ये वाला मेथड सबको एक साथ लिखने के बाद काटना शुरू करते हैं। तो भाई आप कहेंगे सर ये तो हमें याद है, याद तो है। LCM में क्या करते हैं, LCM में ये देखा जाता है कि कोई एक नंबर कट रहा हो सबसे छोटी संख्या से, 2 से, तो देना शुरू कर देते हैं। यहां आपको मासा निकालते समय उन्हीं संख्याओं से भाग करना है और तब तक भाग करना है जब तक सारी कटती रहें, सारी एक साथ कटती रहें। जैसे मैं 2 से भाग करूंगा, देखो भैया ये कट जाएगी कितने बार में, 108, 144 और ये 360 बार में। फिर मैं 2 से भाग करूंगा तो भैया ये कट जाएगी कितनी, 54, ये कट जाएगी हमारी 2 सत्ते 14, 72 बार में। ये कट जाएगी 180 बार में। फिर मैं 2 से भाग करूंगा, तीनों कटनी चाहिए, तीनों HCF निकालते समय तीनों कटनी चाहिए। 27, ये है 36 और ये कितना आपका 90। अब क्या मुझे बताएंगे आप लोग कि क्या तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं? जी नहीं, 27 नहीं कट रहा। क्या तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं? जी हाँ, 3 से कट रही हैं। काटिए, 3 निम 27, 12 तिया 36 और 3 त्रिका 9 यानी 30 तिया 90। क्या फिर से तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं? जी हाँ, कट रही हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 धाई 30। अब क्या फिर से तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से कट रही हैं? तीनों संख्याएं? जी नहीं, HCF आ चुका है। ये लिखा है HCF। क्या निकला HCF? जब तक तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से कटती रहे तब तक काटते रहो, जैसे ही कटना बंद वहीं छोड़ दो, बाकी बची संख्याओं का गुणा कर लो, आपका HCF आ गया। बताओ कौन सा मेथड इजी लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, हर बार 72 आ रहा है क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को हर बार कर रहे हैं। तो भैया ये थी मासा निकालने की विधियां। क्या थी? मासा पर निकालने की विधियां। चलिए बढ़ते हैं हमारे लासा की ओर, हमारा लासा निकालना भी सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं लासा की ओर। लासा को प्यारे दोस्तों, लासा को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट या लीस्ट दोनों का ही मीनिंग होता है सबसे छोटा, है ना। तो LCM कहते हैं शॉर्टकट में इसको। समापवर्त्य का मतलब होता है कॉमन गुणज, ओवेनिस्ट गुणज। आपको मैंने बताया M फॉर मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। M फॉर मल्टीपल
मल्टीपल, और मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज, गुणज यानी पहाड़ा, पहाड़ा, ठीक है। और एल फॉर लोएस्ट या लीस्ट, आप चाहे लीस्ट बोल लो या लोएस्ट बोल लो, एक ही बात होती है, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको गुणज के बारे में एक बात समझाई थी कि गुणज किसी भी संख्या के अनंत होते हैं, यानी हमें पहाड़े से भी ऊपर सोचना है, 10 बार से भी ऊपर सोचना है। तो भैया गुणज जो होते हैं किसी भी संख्या के, वो कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। तो अनंत में हम सबसे बड़ा तो ढूंढ ही नहीं सकते भाई, एंड कहाँ है हमें पता ही नहीं, तो सबसे बड़ा हम कैसे ढूंढेंगे? तो इसलिए इसमें होता है एलसीएम, लोएस्ट, सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। तो हम इसमें ढूंढते हैं सबसे छोटा वाला, कॉमन वाला, दी गई संख्याओं में सब में आ रहा हो, कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, गुणज ढूंढते हैं, फैक्टर नहीं ढूंढते, गुणज ढूंढते हैं। जैसे मैं फिर से 12 और 16 का एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मैं 12 और 16 का एग्जाम्पल लूं तो 12 के मैं गुणज क्या लिखूंगा? मैं 12 के गुणज क्या लिखूंगा? आप लोग देखो, 12 के गुणज, गुणज, गुणक और गुणज में ये फर्क होता है कि गुणक जो होते हैं वो भाजक होते हैं, यानी HCF में काम आते हैं, और गुणज होते हैं मल्टीपल्स। तो 12 के गुणज हो गए, 12 का पहाड़ा लिख दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, और ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ खत्म हो। पहाड़ा सिर्फ 10 बार नहीं, अनंत पे जाके खत्म होगा। 16 के गुणज लिखो, 16 के गुणज, तो भैया 16 के गुणज होंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, ठीक है, 16 पंचे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, और यहाँ भी 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, थोड़े और बढ़ा दिए मैंने, है ना, थोड़े से और बढ़ा दिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब ये थे गुणज यानी मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, ये क्या थे? मल्टीपल्स थे, ये 12 के, ये 16 के। इन मल्टीपल्स में एलसीएम अगर ढूंढना है तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स लेके आओ, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढ के लाओ, कौन सा है, यानी कॉमन मतलब दोनों में आ रहा हो, और सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे पहले जो कॉमन आ जाए। देखो पहले तो ये देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, 48, अच्छा वाह, 96, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी आगे मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है क्योंकि हमें आगे जाना ही नहीं है, हमें तो सबसे पहला, भाई सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? ये है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, इसलिए क्योंकि कॉमन सबसे पहले ये आ रहा है, और कॉमन वालों में सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ये रहा, और यही इनका रहा एलसीएम। क्या रहा? एलसीएम कितना है? 48। बच्चों वाला मेथड, दैट इज बच्चों वाला मेथड। बड़ों वाला मेथड अभी हम सीखेंगे। पहले ये बताइए आपको समझ आया? कमेंट में जरूर बता दें कि हाँ सर समझ में आ गया, प्लीज बता दें। देखिए आप कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे थोड़ा मुझे ऐसा फील होने लगता है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मैं खाम में वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज जो भी लोग देखते हैं कमेंट कर दिया करो, प्लीज कमेंट कर दिया करो। आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट अबाउट वीडियो। थोड़ी बहुत आवाज में अगर प्रॉब्लम कभी भी आए तो प्लीज झेल लेना, आप समझ सकते हो सर के पास इतनी सुविधा नहीं है, तो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आए तो आप झेल सकते हो, एक आध वीडियो में हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एक आध वीडियो में ना माइक गड़बड़ कर जाता है ना, और वो रिकॉर्डिंग में फिर बाद में पता चलता है जब वो अपलोड हो जाती है। तो एलसीएम ये आ गया हमारे पास, और ये एलसीएम निकालने की भी दो विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक वही भाग विधि, लेकिन वो भाग विधि थोड़ी अलग होती है, ऐसी नहीं है भाग विधि। तो इसमें भी हम चलिए भाग विधि और गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। तो भाई हमारा जो एलसीएम है उसका देखिए, एक आपको मैं देता हूं एक क्वेश्चन एलसीएम का। एलसीएम का एक क्वेश्चन है, 72, 84 और 96 का लासा ज्ञात कीजिए। 72, 84 और 96 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहला मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, पहला मेथड वही है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो भैया हमारा पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें हमें क्या करना है?
अभाज्य गुणनखंड विधि में दोस्तों आपको फिर से सबके अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9 और 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1। 84 को काटिए। 84 को यहाँ पे काटते हैं तो हमारा भैया 84 जब हम काटेंगे तो देखिए 2 से काटा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 42 दूनी 84 होता है, 21 दूनी 42 होता है, 3 सत्ते 21 होता है और 7 एकम 7 होता है 96। 2 से काटा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 24 दूनी 48। ये काटने का मतलब आप 2 से काट रहे हो मतलब 2 से भाग करते चले जाओ, भागफल को लिखते जाओ। 12 बार में इसमें भाग जाएगा, 6 बार में 12 में जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को सेम टू सेम घातों के रूप में यहां लिखो। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 2। 84 बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। 2 की घात कितनी? 1 2 3 4 5। 96 में 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, 3 की घात 1। LCM देखो भाई, अब थोड़ा सा याद रखना, सभी अभाज्य गुणनखंडों को एक एक थोड़ा सा सही बना देता हूं, एक एक बार गुणा में लिखिए और फिर उन पर सबसे बड़ी घात लगाइए। कैसी? बड़ी घात लगाइए, है ना। इतना आप कर लीजिए। सभी अभाज्य गुणनखंडों को एक एक बार लिखें। जो भी अभाज्य गुणनखंड सवाल में इनमें आया हो, इन सब में उन सबको एक एक बार लिखें। 2 आया है, गुणा 3 आया है, गुणा 7 आया है। अब इन सब की सबसे बड़ी वाली घात लगाओ। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आई है? 5। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी आई है भाई? 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे आ रही है कितनी? अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 3 लिखा जाएगा भाई। 3 की सबसे बड़ी घात है 2 और 7 की सबसे बड़ी घात है 1। इसको हल कर लेते हैं। 2 की पावर 5, 2 का 5 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 3 की घात 2 का मतलब 9 और गुणा 7। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनको हल करने पर देखिए 9 सत्ते 63 में 32 का गुणा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 तिरका 9 और 6 तिया 18, 6 9 2 11 8 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1। भैया ये तो एक ईयर बन के आ गई क्या? सन 2016 क्या आ गई? सन 2016 आ गई निकल के। तो भाई मेरे यहाँ आया 2016 इनका LCM। इनका LCM कितना आया? 2016 आया। एक और बार देखेंगे, सबके अभाज्य गुणनखंड काटे। फिर हमने जैसे मासा में करते थे, मासा में सिर्फ कॉमन वाले गुणनखंड लिए जाते हैं और कम घात ली जाती है। यहाँ आए हुए सारे गुणनखंड लिए जाते हैं लासा में और उनकी सबसे ज्यादा वाली पावर ली जाती है, बाद में सॉल्व कर दी जाती है। इतनी चीज याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे भाग विधि पर और वो लास्ट टॉपिक रहेगा मेरे ख्याल में आज की वीडियो का, है ना। भाग विधि, लासा निकालने की भाग विधि। तो लासा निकालने की भाग विधि यहाँ पर आज की वीडियो में देखते हैं हम। लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना। और फिर आपके पास जो क्वेश्चन हो उनसे हम डील करेंगे और मेरी भी प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में, जैसा कि मैंने बोला है कि एक वीडियो में कंसेप्चुअल और अगले में थोड़ी सी प्रैक्टिस, है ना। और जो भी इसमें छूटा रहेगा वो अगले में मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। वैसे भी ये बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में क्या करोगे? आप सबको एक साथ लिख लो ऐसे ऐसे करके, और फिर आप
मासा की तरह नहीं सोचना है आपको, HCF की तरह नहीं सोचना है। लासा में छोटे से छोटी ऐसी संख्या ढूंढो इसमें जो किसी ना किसी छोटे से छोटे नंबर यानी 2 से कट जाए। चेक करो 2 से कोई कट रही है, यहाँ तो सारी कट रही है, तो काटो, है ना। आपको अभाज्य गुणनखंडों से ही काटना है। 2 से काटा तो ये 36 बार में, कॉमा जरूर लगाना है क्योंकि ये सारी संख्याएं अलग अलग लिखी हुई हैं, सेपरेट हैं। ये कितने बार में, 42 बार में, और ये 48 बार में। फिर से 2 से कट जा रही है ये तो कटे या ना कटे, एक आध कट जाए, सिर्फ एक संख्या भी कटनी चाहिए तब भी काटेंगे आप, जरूरी नहीं है सारी कटें। अगर एक कट रही है तो उसको भी काटोगे। 18, 21 और 24। अब देखो यहाँ जो मैं कह रहा था उस बात का अर्थ पता चलेगा। अब इसमें सारी तो नहीं कट रही ना 2 से, ये 21 नहीं कट रहा, लेकिन हम फिर भी 2 से काटेंगे, ये LCM है। जब तक 2 से कोई संख्या कटती रहे तब तक काटते रहो, कोई एक भी क्यों ना कट रही हो। चाहे 2 में 18, 21 नहीं कट रही ना, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 24 का हो जाएगा कितना, 12। अब देखो 12 कट रहा है ना अभी भी, तो 12 को काटो। 9 को ऐसा ही लिख लो, 21 को ऐसा ही लिख लो, 12 कट रहा है 6 लिख दिया। फिर 2, 9 ऐसा ही आ गया, 21 भी ऐसा ही उतार लिया, यहाँ देखो 3। अब 2 से एक भी नहीं कट रहा, आप 3 से चेक करेंगे, तो 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों 7 से काटा तो ये तो 1 था ही, 7 एकम 7 और ये भी 1, तो 1 1 1 आ गया नीचे, और ये सबका गुणा करेंगे, ये हमारा LCM है। LCM कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 5 बार। गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 7। अब आपको इन सबको गुणा करना है, तो देखो करते चले आ रहे हैं। 7 तिया 21 तिया 63, 63 दूनी, 63 दूनी होता है भैया 126। यहां तक आ गए। 126 दूनी 252, 252 दूनी, 252 का 2 में गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो गया 504। 504 दूनी 1008, 1008 और 1008 दूनी 216। लो आ गया। आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, सबका अलग अलग लिख के गुणा करते जाओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 3 तिरका 9 सत्ते 63। देखो 32 और 63 का गुणा अभी किया था पिछली बार, जो अगली विधि निकाली थी भाई, उसमें भी तो 2 की पावर 5 आई थी, 3 की पावर 2 आई थी और 7 की पावर 1 आई थी। तो भाई तो यहाँ लिखा है, खोल के लिखा हुआ है बस। तो ये हमारा मेथड है भाग विधि। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सपोर्ट दिखा रहे हो तो इतना और थोड़ा सा और सपोर्ट दिखा दो भाई, कि मैं जो आपसे वीडियो डालूं आप प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे शेयर कर दिया करो, आपके साथी जो भी हैं वो देख लिया करें, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है वहाँ तक वीडियो को शेयर कर दिया करें प्लीज़। तो आज की वीडियो में जो कंसेप्ट बताए थे आपको लासा और मासा से रिलेटेड, वो यहीं समाप्त होते हैं। अगली जो वीडियो करेंगे इसमें से कुछ उसमें क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी जो कंसेप्ट रहा है अभी थोड़ा सा, अभाज्य संख्या क्या होती है, और उसके साथ साथ अभाज्य नहीं सह अभाज्य संख्या क्या होती है, उससे भी क्वेश्चन आता है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको एंजॉय करें, शेयर करें दोस्तों। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।